नमस्कार। आज हम करेंगे वाक्य विचार पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने किया था रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जिसके अंतर्गत थे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य हम लेते हैं एग्जाम्पल, मैंने कहा कि किताब उठा लो। मैंने कहा कि किताब उठा लो, ये क्या है? एक पूरा वाक्य है। अगर मैं इसे दो भाग में डिवाइड करती हूँ तो दोनों जो भाग होंगे वो कहलाएंगे उपवाक्य। जैसे मैंने कहा, ये भी उपवाक्य है, किताब उठा लो, ये भी उपवाक्य है। लेकिन मेन बात किसने कही है? मैंने कहा है। तो मैंने कहा क्या है? प्रधान उपवाक्य, और किताब उठा लो ये आश्रित है। ठीक है। और जो आपको दिखाई दे रहा है कि वो योजक है। तो आज हमने करना है आश्रित उपवाक्य के भेद प्रभेद। ठीक है। प्रधान तो मेन ही रहता है, लेकिन आश्रित को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। आश्रित वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित वाक्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो सबसे पहले करने जा रहे हैं हम वो है संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो, संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयोग होंगे उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी पहचान भी पहले देख लेते हैं। यह है कि प्राय इससे पहले की का प्रयोग होता है। किससे पहले? आश्रित उपवाक्य से पहले हमेशा क्या दिखाई देगा आपको? की। क को छोटी की मात्रा यानी की दिखाई देगा। आपको एग्जाम्पल देखिए। उदाहरण, माँ की इच्छा थी कि उसका बेटा डॉक्टर बने। किसकी इच्छा है? मेन कौन है इसमें? कौन इच्छा प्रकट कर रहा है? माँ प्रकट कर रही है अपनी इच्छा कि उसका बेटा क्या बन जाए? डॉक्टर बन जाए। तो प्रधान कौन हो गया? माँ। और आश्रित कौन है? यानी कि आश्रित वाक्य क्या है आपका? उपवाक्य, सॉरी, उसका बेटा डॉक्टर बने। आश्रित उपवाक्य माँ की इच्छा, प्रधान उपवाक्य उसका बेटा डॉक्टर बने, आश्रित उपवाक्य। और इसको क्या कहा था मैंने आपको कि आश्रित उपवाक्य में संज्ञा आश्रित उपवाक्य में इससे पहले क्या दिया होगा? की। क को छोटी की मात्रा दी होगी। आप कहेंगे मैम ये संज्ञा उपवाक्य कैसे बनेगा? देखिए, आपका है माँ संज्ञा शब्द, और माँ के लिए हमने क्या प्रयोग किया? उसका। ठीक है। तो ये क्या हो गया? संज्ञा उपवाक्य हो गया। नेक्स्ट है विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। जो उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करेंगे वे विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। इनके साथ जो, जिस, जिसे, जिन्हें आदि योजक लगते हैं। यानी कि आप ये याद रखिएगा, विशेषण उपवाक्य से पहले जो, जिस, जिसे, जिन्हें ये योजक प्रयोग किए जाएंगे। उदाहरण देखिए, मेरे पास एक खिलौना है। ठीक है। ये क्या है? खिलौना क्या हो गया? संज्ञा हो गया। लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो किससे चलता है? बैटरी से चलता है। ठीक है। पहले मिट्टी के खिलौने चलते थे ना, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे, वो चलते नहीं थे। लेकिन अब एक ऐसा खिलौना जो बैटरी से ना तो फर तेज चलता है। तो ये क्या विशेषता होगी? खिलौने की विशेषता क्या है कि वो बैटरी से चलता है। तो ये क्या कहलाएगा? विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। और मैं अगर एक एग्जाम्पल और लेना चाहूँ तो मैं भी ले सकती हूँ। मेरे पास एक घड़ी है। ठीक है। मेरे पास एक घड़ी है। घड़ी क्या है? संज्ञा है। लेकिन अगर मैं उसकी विशेषता लेती हूँ कि वो बहुत पुरानी है, तो ये विशेषता है कि पुरानी है लेकिन अभी भी पहले की तरह ही चल रही है। तो ये विशेषण उपवाक्य कौन सा होगा कि वो क्या है? बहुत पुरानी है। नेक्स्ट है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इनसे पहले जहाँ, जब, जैसे, जितना योजक लगते हैं। आपको समझ आ रहा होगा कि आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं, जो क्या करेंगे? क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। इनसे पहले जहाँ, जब, जैसे, जितना योजक लगते हैं। अब एक देखिए, जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। अब यहाँ क्रिया क्या की जा रही है उसकी? वो क्या करता था? साइकिल खूब चलाता था। ये काम करता था। कौन सा काम करता था बचपन में? साइकिल चलाने का। क्रिया कौन सी करता था? साइकिल खूब चलाने की। लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो छोटा सा बच्चा था। ठीक है ना, वो छोटा सा बच्चा था। ये क्या है?
विशेषता, लेकिन क्रिया क्या की है उसने? साइकिल खूब चलाना, तो ये क्रिया की विशेषता हो गई। तो ये क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। तो आज इसके बाद हम अगर एक और लेना चाहें तो हम कहते थे जहाँ तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ ये क्रिया है, और उसको क्या बता दिया कि जहाँ तुम पढ़ते थे। विशेषता क्या है? कि तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता हूँ वहीं पर। तो ये क्या है कि जहाँ तुम पढ़ते थे ये क्रिया की विशेषता, मैं अब पढ़ रहा हूँ ये क्रिया है, और जहाँ तुम पढ़ते थे वो विशेषता हो गई। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य। ओके, नेक्स्ट हमने करना है जो सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य के भेद किए थे, अब हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो है विधानवाचक या कथनात्मक वाक्य। विधानवाचक का दूसरा नाम है कथनात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने का बोध कराने वाले सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक या कथनात्मक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने का बोध कराने वाले सामान्य कथन हो, नॉर्मल बात हो, उन्हें विधानवाचक या कथनात्मक वाक्य कहा जाएगा। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल है आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। साधारण बात होगी, ठीक है, नॉर्मल बात की, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई निषेधवाचक नहीं होगा, कोई आज्ञा नहीं होगी, तो सामान्य कथन होगा। ठीक है, क्या होगा? सामान्य कथन होगा। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, देखो आकाश मैंने दिखा दिया आपको, उसमें क्या हो रहे हैं? तारे टिमटिमा रहे हैं। समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जो हमारा निषेधवाचक, जिसे एक अन्य नाम दिया जाएगा नकारात्मक वाक्य। ठीक है, निषेधवाचक को हम एक नकारात्मक वाक्य भी नाम देते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिन वाक्यों से क्रिया के न होने अथवा न करने का बोध हो, न होने या न करने का बोध हो, उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। आपको पता होगा सामान्यतः हिंदी में सकारात्मक वाक्यों में न नहीं मत लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। आपके जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने खाना खाया, अगर उसने क्या बनाना, उसे नकारात्मक बनाना होगा तो आप क्या कहेंगे? मैंने खाना नहीं खाया। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रही हूँ, आपका एग्जाम्पल लेते हैं हम। रमन खाना नहीं खा रहा, रमन खाना नहीं खा रहा। तो रमन क्या काम नहीं कर रहा है? रमन बैठा है, उसके आगे प्लेट है, उसकी मम्मा ने खाना रख दिया, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा, चुपचाप बैठा हुआ है। आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा। तो रमन खाना नहीं खा रहा, ये निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य है, क्योंकि हमने क्या प्रयोग किया? नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमने नहीं का प्रयोग किया। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? नकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न करने या पूछने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। परिभाषा आपको समझ आ गई होगी, इजी भी है। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरोगेटिव वाक्य। तो जिन वाक्यों में प्रश्न करने या प्रश्न पूछने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम कहाँ जा रहे हो? ये प्रश्न कर रही है, एक मम्मी अपनी बेटी से कह रही है कि तुम कहाँ जा रही हो। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ मेन बात बताना चाहती हूँ कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में प्राप्त करना हो, तो उनमें क्या वाक्य के आरंभ में आएगा। जहाँ पर आपने उत्तर केवल हाँ या ना में प्राप्त करना होगा, वहाँ में क्या जो है वो वाक्य के आरंभ में प्रयोग होगा। तो जैसे है, क्या वह आगरा जा रही है? तो आप उत्तर क्या देंगे? नहीं। ठीक है, हाँ या ना में, या ना में यानी कि हाँ या नहीं में चाहिए आपको आंसर, तो आपका क्या जो होगा वो आरंभ में प्रयोग होगा। क्लियर? तो अन्य प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक जो शब्द होगा जो हम प्रयोग करेंगे वो बीच में आते हैं। अगर हमें वाक्य में पूरे में आंसर चाहिए तो जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वो आपका कहाँ पे प्रयुक्त होता है? बीच में। और जब हमें हाँ या ना में चाहिए वो आपका प्रश्नवाचक जो शब्द होगा वो आरंभ में प्रयोग होगा। तो समझ आ रहा होगा, अन्य प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे आपको किससे मिलना है? मुझे आपके पिताजी से मिलना है। ठीक है, उत्तर किस में मिलेगा? आपको वाक्य में मिलेगा। आपने कहाँ जाना है? मुझे दिल्ली जाना है। ठीक है, ये आपके जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे वो वाक्य के बीच में प्रयुक्त होंगे जब आप वाक्य में उत्तर चाहेंगे। नेक्स्ट है आपका संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के होने
में संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पे काम होने में संभावना हो कि काम शायद हो जाएगा या संभवतः हो जाएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी संदेहवाचक बनाने के प्रयोग करते हैं तो उसमें संभवतः, शायद, ठीक है, इन शब्दों को, हो सकता है, इनका प्रयोग किया जाता है। मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, शायद आपका दिया हुआ है तो आप याद रखिएगा, शायद, संभवतः, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है, मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको दे सकती हूँ। हो सकता है कल मेरे मामा जी घर आ जाए, ठीक है, हो सकता है कल धूप ना निकले, तो ये संभावना ही है, ये संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। ओके, तो आपको समझ आ रहा होगा, शायद, संभवतः, हो सकता है, जहाँ पे प्रयोग होगा वो संदेहवाचक वाक्य है। नेक्स्ट हमने करने जा रहे हैं आज्ञावाचक, जिसे हम एक अन्य नाम देंगे विधिवाचक वाक्य। जैसे आपके घर में कोई और नाम होता है लेकिन आपके फ्रेंड्स किसी और नाम से प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आज्ञावाचक, ठीक है। तो उसका दूसरा नाम कहलाएगा विधिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, ठीक है, आदेश, अनुमति या प्रार्थना के भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं विधिवाचक तो विधानवाचक का नाम होगा, नहीं, आज्ञावाचक का दूसरा नाम है, ठीक है। तो आज्ञावाचक या विधिवाचक कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आप हमारे घर जरूर आइएगा। कोई आ रहा है, कोई दोस्त मिल गए तो उसे दूसरे दोस्त ने क्या कहा? आप हमारे घर जरूर आइएगा। वो उससे क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, प्रार्थना कर रहा है कि आप हमारे घर जरूर आइएगा। नेक्स्ट हमारा है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से वक्ता कौन होता है? कहने वाला, बोलने वाला। जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, कामना, आशा या आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हारी आयु लंबी करे। कोई भी व्यक्ति, पर्सन चाह रहा था और कोई उसकी छड़ी या बैग गिर गया तो उसने क्या किया? उस बच्चे ने या लड़की ने उठाकर उसे दे दिया तो वो क्या कहते हैं? खुश हो गए कि ईश्वर बेटा तुम्हारी आयु लंबी करे। यहाँ आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? उसने इच्छा की है, इच्छा, और या कह सकते हैं उसने आशीर्वाद दिया है उसे कि भगवान तुम्हारी आयु लंबी उम्र कर दे। अब कामना, कई बार हम कामना करते हैं कि हे भगवान मेरे तो 99% नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो ये आपके इच्छावाचक वाक्य में आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो या किसी शर्त की पूर्ति का विधान हो। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी या शर्त की पूरी तभी होगी, ठीक है, तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाएगा। जैसे यदि धूप निकल रही तो कपड़े सूख जाते, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया? कपड़े क्यों नहीं सूखे? क्योंकि धूप नहीं निकली थी, ठीक है ना। एक क्रिया किस पर निर्भर हो गई? दूसरी क्रिया पर, ठीक है। यदि तुम मेहनत करते तो अच्छे नंबरों से पास हो जाते। तो एक क्रिया क्या थी? क्यों नहीं अच्छे नंबरों से पास हुआ? ये क्रिया क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, दूसरी क्रिया नहीं की। तो ये एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। नेक्स्ट हमने करना है विस्मयवाचक या मनोवेगात्मक वाक्य। आप जानते तो होंगे विस्मयवाचक, जिसमें आप विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसका अन्य नाम है मनोवेगात्मक, मन के वेग, जिसके अंतर्गत मन के वेग आते हैं। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छी छी कितनी गंदगी फैला रखी है। अब कोई लड़की है, वो क्या कह रही है? देखिए, गंदगी को देख के कहेंगे कि हाय हाय, घर के बाहर इन्होंने कितनी गंदगी फैला रखी है, ठीक है। घृणा का भाव हो रहा है क्योंकि उसमें मक्खियाँ बैठी हैं, कीड़े चल रहे हैं, तो वो छी छी कर रही है, कितनी गंदगी फैला रखी है, तो ये घृणा का भाव हो गया। अगर हम हैरानी का भाव लेके, ओ कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर फूल खिला है, ठीक है। और अगर हम शोक का भाव लें तो हम कहेंगे हे राम, इसके दादाजी मर गए, तो ये आपके शोक का भाव होगा, ठीक है। तो ये आपका आज का चैप्टर जो हमारा था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद खत्म हो चुका है।